नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हरियाणा के नूंह जिले और जम्मू एंड कश्मीर की मुस्लिम बहुल सीटों पर हार जीत के समीकरण की और फिर घाटी यानी कश्मीर में बीजेपी के 25 और हरियाणा के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस की। हरियाणा जिले के जिन 3 सीटों की बात यहां पे हो रही है उनमें से एक फिरोजपुर जिरका सीट से नूंह दंगा का आरोपी विधायक ममन खान है, जिसने रिकॉर्ड 98,441 मतों से जीत हासिल की। यह जीत हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है। नूंह जिले की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। फिरोजपुर जिरका से नूंह दंगों का आरोपी कांग्रेस के ममन खान के खिलाफ बीजेपी ने साफ सुथरी छवि वाले नसीम अहमद को मैदान में उतारा था, तो पुन्हाना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास के खिलाफ रईस खान को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। लेकिन नूंह जिले की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने बीजेपी के दोनों मुस्लिम प्रत्याशियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। 80% मुस्लिम आबादी वाले नूंह जिले में मुस्लिमों ने दंगा आरोपी ममन खान को एक तरफा वोट देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलवा दी। बात सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि वोट देने या अपना प्रतिनिधि चुनने की कसौटी की है। चुनावी राजनीति में जीत और हार तो होती ही रहती है, लेकिन जीत या हार तय करने की कसौटी क्या हो, इस बात पर सोचने की जरूरत है। नूंह जिले के विधायकों को चुनने के पीछे वहां की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की दंगा आरोपी को अपना नायक चुनने की अलग कसौटी है, जिसने धर्म के आधार पर वोट करने के साथ साथ हिंदू हेट और हिंदुओं के खिलाफ दंगा करवाने के आरोपी को अपना प्रतिनिधि चुना है। बीजेपी ने फिरोजपुर जिरका से दंगा आरोपी कांग्रेस के ममन खान के खिलाफ साफ सुथरी छवि वाले नसीम अहमद को जो अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मुस्लिम जनता जो नूंह की है, फिरोजपुर जिरका की है, उसने उसे सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि उसने हिंदुओं से नफरत करने का कोई सबूत बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को नहीं दिया था। नसीम की हार केवल बीजेपी की हार नहीं है, यह समाज के अच्छे, सच्चे और राष्ट्रवादी मुस्लिमों की भी हार है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी में ज्यादातर वोटरों को बीजेपी का मुस्लिम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। यह कहानी केवल नूंह जिले की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने 25 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि ये सभी के सभी राष्ट्रवादी थे, हिंदुस्तान के संविधान के प्रति इनकी आस्था थी और ये देश और हिंदुस्तान में विश्वास रखते थे, और ये हिंदू हेटर नहीं थे। मुस्लिमों ने अपना प्रतिनिधि चुनने में की जो अघोषित कसौटी तैयार की है, वही कांग्रेस और उनकी सहयोगियों को सूट करता है। यही वजह है कि हिंदू विरोधी दंगा के आरोपी ममन खान को कांग्रेस सम्मानपूर्वक केवल टिकट ही नहीं देती है, बल्कि उसकी जीत को प्रचारित और प्रसारित कर गौरवान्वित भी महसूस करती है। बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस इन्हीं नीतियों के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन भी करती है और उनका तुष्टीकरण कर अपनी राजनीति करती है। हिंदू विहीन होते मेवात की कहानी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल में मेवात नाम से एक सीरीज चलाई थी, जिसके बाद से ही लोगों का ध्यान इस ओर गया। लोग जान पाए कि मेवात कैसे धीरे धीरे हिंदू विहीन होता जा रहा है। नूंह जिले में बीजेपी सरकार ने, यानी जो खट्टर जी की सरकार थी उन्होंने पिछले 10 वर्षों में करीब 8,000 करोड़ की योजनाएं लागू की है। प्रदेश की अन्य जनता को सरकार की योजनाओं का जो फायदा और सुविधाएं मिली है, उससे कहीं ज्यादा नूंह जिले को बीजेपी की सरकार ने सौगातें दी हैं, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नूंह जिले के मुस्लिम अच्छे, सच्चे और राष्ट्रवादी मुसलमान को मंजूर नहीं करते, उन्हें खारिज कर देते हैं। आखिर क्यों नूंह जिले के मुस्लिमों को हिंदू हेटर और दंगा आरोपी में अपना नायक दिखता है। आखिर क्यों देश का मुस्लिम बीजेपी को मुस्लिम विरोधी मानता है। क्या राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिमों की राजनीतिक एकजुटता का फायदा उठाते हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले जो है एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि सरकार ने अब तक नूंह जिले में कितनी योजनाएं दी है, क्या क्या योजनाएं दी हैं, मुख्य योजनाएं क्या है, कितनी सौगातें दी हैं और बावजूद रिटर्न में गिफ्ट क्या मिला उन्हें, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक मुस्लिम आबादी जो बहुसंख्यक है नूंह की,
उन्होंने तो दिखा दिया, लेकिन देश की जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं लेकिन वो बहुसंख्यक है परिभाषा के हिसाब से, वो कब तक आखिर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ इसलिए वोट करेंगे कि वो हिंदुओं से नफरत करते हैं। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, रमजान चौधरी जो हैं वो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर है। और चर्चा की शुरुआत मैं रमजान चौधरी जी से करना चाहूँगा। रमजान जी, जिस तरीके से नूह का जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो रिज़ल्ट आया है, मैं पर्टिकुलर उस सीट की और लोगों के वोट देने की ट्रेंड की, जो कसौटी उन्होंने तय की है वोट देने की, मैं उस पर चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो इसमें कि नूह की 80% आबादी वाली जो जनता है वो दंगा आरोपी को चुन करके भेजती है। सबको पता है ममन खान के खिलाफ आरोप क्या है, और पिछली बार जितने मार्जिन से जीत हुई थी उससे बड़ी मार्जिन से इस बार हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले ममन खान होते हैं। क्या ये जो कसौटी तैयार की गई है, यह जो इस कसौटी या इस आधार पे जो वोटिंग ट्रेंड है, क्या आपको लगता है कि ये खतरनाक है? और इस आधार पे तो कोई भी अच्छा सच्चा राष्ट्रवादी मुस्लिम जो है वो कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। आप अपना अनम्यूट करें अपने आप को, रमजान जी मोबाइल अनम्यूट करें जी, आवाज़ आ रही है जी। फिर आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय राजनीति है असल में वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स पर होती है, और ये एक तरफ की बात नहीं है। मैं तो इसको सही नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा, चाहे कोई अपराध करे या वो उसमें मुलविस हो या उस पर कोई आरोप लगे और उसको राजनीति में हीरो बनाकर पेश किया जाए, मैं ऑल ओवर भारत में इस राजनीति को ठीक नहीं मानता। और ये दोनों तरफ हो रहा है। अगर हिंदुओं में भी कोई इस तरह के कार्ड खेलता है तो उसको भी बहुत बड़ी जगह दी जाती है या उसको बहुत बड़ा स्थान राजनीति में दिया जाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ भी मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ, भावनाओं के साथ अगर इस तरह से किसी चीज का स्वागत होता है और उसको बढ़त मिलती है तो मैं इसे राजनीतिक तौर पर सही नहीं मानता। नूह में जो ममन खान की जीत है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये उस कसौटी की जीत है? क्या उस सोच की जीत है जो बहुसंख्यक आबादी नूह की सोचती है? देखिए, पहली बात तो ये है मुकेश भाई कि मेवात एक अनपढ़ इलाका है और अनपढ़ होने के नाते यहाँ धर्म का बहुत बड़ा असर होता है। चूंकि जहां अनपढ़ता जहालत होती है वहां किसी भी तरीके से सेंटिमेंट्स को जो है आगे कर दिया जाता है किसी भी तरीके से। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो मेवात का इलाका है शुरू से बीजेपी के मतलब साथ जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, और बीजेपी को उनकी कई ऐसी चीजें भी हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने, मैं ये मान के चलता हूं, या नायब सैनी ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, डेवलपमेंट भी किया है, नौकरियों में भी जगह दी है और कई तरह के डेवलपमेंट दिए हैं। बावजूद इसके कि उन्होंने यहाँ से उनको कोई नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, फिर भी बहुत बड़ा भेदभाव नहीं किया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मुकेश भाई कि जैसे यहाँ पर जैसे बीफ बिरयानी का हुआ, डिंगर हेडी कांड हुआ या फिर कुछ लिंचिंग हुई, उनकी वजह से एक गैप यहाँ पर है पब्लिक में, जनता में और सरकार में। तीसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने नुमाइंदे चुने हैं यहाँ से, जो पुराने बुझे हुए चेहरे थे, मुरझाए हुए चेहरे थे, जो यहाँ बीजेपी की राजनीति करते हैं, अगर उन जमीनी लोगों को टिकट मिलता या प्रतिनिधित्व मिला तो ये हालत नहीं होती जो उनके बुझे हुए चेहरों पर दाव खेलने की बात है। चाहे वो नसीम हो, फिरोजपुर छिरका से उनका पूरा खानदान मतलब एक उसकी राजनीति करता है वंशवाद की, और चाहे जाकिर साहब रहे हो या फिर संजय जी हो या फिर एजाज को अब की बार टिकट दिया, उनके फादर भी गृह मंत्री रहे। अगर यहाँ जो मूल रूप से कार्यकर्ता जो बीजेपी के रहे, जिन्होंने अपना समर्पण किया है बीजेपी के लिए, अगर उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता तो मैं समझता हूं कि यहाँ के हालत ज्यादा बेहतर होते और ज्यादा
वोट हासिल कर किए जाते, बीजेपी तो ज्यादा फिर हासिल कर। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में तो वहाँ जो कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है। 25 उम्मीदवार बीजेपी ने वहाँ उतारे थे। पढ़ी लिखी जनता, आप कह रहे पढ़ाई लिखाई बड़ी मेवात में शिक्षा नहीं है, लेकिन वहाँ तो मेवात से बेहतर स्थिति है। तो फिर वहाँ पर क्यों इसी तरीके के रिजल्ट आए? 25 के जमानत जब्त हो गए। मुकेश भाई, वहां के हालात से मैं उतना तो वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समझता हूं कश्मीर की राजनीति को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि वहां अगर कश्मीरियत को और जो भाईचारे को और उसको ध्यान में रखकर 370 पर फैसला होता, उनकी राय में एक पुल जो था उनके बीच में, उस पुल को खत्म करने से पहले उस पुल के बराबर के हालात बना दिए जाते तो शायद और बेहतर। बीजेपी का बहुत अच्छा स्कोप है वहां, बीजेपी ने काम भी किए हैं, लेकिन जिस तरह से एकदम से अचानक उनको बंदी बनाकर एक फैसला लिया गया है, शायद वो उससे नाराज थे, और यही बुनियादी वजह है कि उन्होंने जो है बीजेपी को शायद पसंद नहीं किया है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये आपका तर्क है। ठीक है, मैं वीरेंद्र चौहान जी कुछ बोला था। जी वीरेंद्र चौहान जी, मैं आप ही के पास आ भी रहा था। जो बातें रमजान चौधरी जी ने कही कि आप सहमत हैं, और क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी का एक पेंट किया हुआ है, बीजेपी का चेहरा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम को वोट टिकट नहीं देती है, लेकिन टिकट आप देते भी हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है मुस्लिम आबादी की। तो इतना हेट या कोई कसौटी है कि बीजेपी का जो मुस्लिम है वो रेस्ट ऑफ द मुस्लिम है उसको मंजूर नहीं करता? मुकेश जी, कश्मीर से होके फिर आते हैं हरियाणा। जी जो रमजान साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 रूपी ब्रिज को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, बंधी बनाकर या बंधक बनाकर, क्या आपको नहीं लगता कि ये एकदम एकांगी, एक तरफा और राष्ट्र विरोधी विश्लेषण है उस घटनाक्रम का? जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच 370 कोई ब्रिज नहीं थी, अपितु दीवार थी। 370 खाई थी जो हर एक हरियाणवी हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी को अलग अलग दर्जा देती थी, उनके बीच में भेदभाव का रास्ता बनाती थी। तो साहब, न कोई पुल तोड़ा है, हमने तो एक खाई को पाटने का काम किया है, और उसका स्वागत आपको भी करना चाहिए था रमजान साहब। आप भी कहीं ना कहीं उस सांप्रदायिक दृष्टिकोण के शिकंजे में जकड़े हुए प्रतीत होते हैं जिसने 370 और 35A के रास्ते से जम्मू कश्मीर को कई दशक तक शेष भारत के साथ एकाकार नहीं होने दिया, शेष भारत के साथ उसके इंटीग्रेशन को एक तरह से संपूर्ण, कंप्लीट होने नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि जो समस्या कश्मीर में है, मुस्लिम मानसिकता या मुस्लिम मतदाता की मानसिकता की, कुछ मिलती जुलती मेवात में है। थोड़ा अंतर हो सकता है, वहां की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जहां जहां हमारी सरकार बनी, हरियाणा में बनी, केंद्र में बनी, जम्मू कश्मीर में बनी, कहीं भी हमारी सरकार बनी, तो हमने हर हिंदुस्तानी को एक निगाह से, एक नजर से देखने के अपने सिद्धांत पर काम किया। ऐसा करते हुए हमें मुकेश जी जैसे विश्लेषकों की, विशेषज्ञों की तिरछी नजर का सामना भी करना पड़ा, आलोचना का सामना भी करना पड़ा, और हमने ये कहते हुए हम वो सारी आलोचना सहते गए कि भारत का मूल विचार यही है कि सबको साथ लेकर के चलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हम लोग हैं, सबके कल्याण की बात करने वाले हम लोग हैं। लेकिन हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः के प्रस्ताव, और केवल प्रस्ताव नहीं, हमारे सबको साथ लेकर के चलने के व्यवहार, हरियाणा में हमने उसको जो स्वरूप दिया मुकेश जी, हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिल्कुल, हमने मेवाती हरियाणवी और मोरली के हरियाणवी में और डबवाली के हरियाणवी में किसी भी जाति, पंथ या संप्रदाय के हरियाणवी में भेद न करने का ऐलान किया। उस सिद्धांत पर चलते हुए हमने मेवात के विकास में कहीं कोई भेदभाव किया हो,
मैं चुनौती के साथ कहता हूं उसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि किया ही नहीं। नहीं नहीं, खुद मैं मान भी लिया वही कप्तान कह रहा हूँ साहब। कि आपने नहीं किया। बिल्कुल। उसके बावजूद जब मेवात की जनता दंगों के आरोपी, दंगाई मानसिकता वाले व्यक्ति को इतने जोरदार बहुमत से जिताकर भेजती है, तो आहत होना स्वाभाविक है। संकट कहीं ना कहीं मानसिकता का है। क्या है और ऐसा क्यों है, ये तो मुस्लिम स्कॉलर्स को देखना पड़ेगा, मुस्लिम लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि कुछ भी कर लीजिए, मेवात के मुसलमान का हीरो वो कोई दंगाई होगा या देश में मुसलमानों के एक बड़े तबके को जो आतंकी घटनाओं में शामिल लोग हैं दुनिया भर में, उनके समर्थक के रूप में उनको अपना हीरो मानते हुए देखा जा सकता है। यह संकट मानसिकता का है साहब, हमारा आपका और शायद मुस्लिम समाज में भी कोई अगर सुधारवादी तत्व हैं थोड़े या बहुत, उन सबका संकट, सबके सामने चुनौती यही है कि उस मानसिकता को दुरुस्त कैसे किया जाए। बिल्कुल। ये काम सरकारों द्वारा थोड़ा बहुत तो हो सकता है, राजनीतिक दलों द्वारा थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन ये काम अंततोगत्वा समाज को करना मानसिकता में पड़ेगा। सुधार बिल्कुल का वो इंटरनली होगा। बिल्कुल। मुस्लिम समाज के भीतर से कुछ आवाजें उठेंगी तो शायद कुछ सुधार हो। यह सुधार थोपा नहीं जा सकता, यह सुधार उभारा जा सकता है, भीतर से आएगा। रमजान साहब को भी इस बात को समझना होगा। बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र चौहान जी आपने, लेकिन राजनीति में हर एक फैसले, हर एक बयान जो है एक संकेत देते हैं और एक संदेश भी देते हैं। ये जो संदेश आप लोगों को मिला, जो रिटर्न के 5 साल में एक बार जनता संदेश देती है, जब हमने 5 साल तक जो सरकार ने या किसी पार्टी ने जो काम किया है उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, उसका 5 साल के बाद एक बार जो है जनता संदेश देती है। और नूह से जो चीज़ें आई हैं निकल के, मुझे लग रहा है कि ये समाज के लिए चिंताजनक बात है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहूँ। सुरेंद्र जी, आप नूह के इस रिजल्ट को कैसा देखते हैं, और जिस तरीके से रिकॉर्ड मत से हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से 98,441 वोट से ममन खान, दंगा का आरोपी, वो जीत गया है, और बीजेपी का मुसलमान जो कि सच्चा राष्ट्रवादी मुसलमान, मैं कहूँ तो राष्ट्रवादी मुसलमानों को बाकी मुसलमान जो है वो पसंद क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए मुकेश जी, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको आप 2-4 साल पहले से या नूह में मुसलमान को भाजपा ने टिकट दे दी उसकी से इसको आंक सकेंगे। हकीकत यह है कि देश के बंटवारे के समय 99% मुसलमानों ने भारत से अलग होने के लिए वोटिंग करी। जब एक्चुअल में बंटवारा हुआ तो किसी योजना के तहत सभी मुसलमान नहीं गए, और कुछ मुसलमानों ने 8-9% ने उस समय ये तय किया कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। रहने के बावजूद उनका जो नाल है, बच्चे की जैसे नाल होती है, वो उनकी नाल हमेशा पाकिस्तान से लगी रही। उन्होंने कभी भी अरब मुस्लिम देशों की ओर नहीं देखा, और वो ही उनसे गाइड होते रहे। अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि आप मोदी को हराइए, इनके मौलाना कह रहे हैं आप मोदी को हराइए, इनके लोग कह रहे हैं आप मोदी को हराइए। तो हमारे देश में ये बात क्लियर है कि हालांकि मोदी जी ने 10 साल प्रयास किया, अब उसको आप कुछ भी कहिए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर नायब सिंह सैनी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने कपड़े भी उतार के इनको पकड़ा दें, तब भी ये उनको वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई वोट की नहीं है, ये लड़ाई प्रजातंत्र की नहीं है, ये इस देश में लड़ाई है राज कौन करेगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भाई हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। साथ लेके चलना चाहते हैं या कंधे पे बिठा के लेके चलना चाहते हैं? झगड़ा सारा यही रहा। आज़ादी के बाद से जो सरकारें रही, उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के कंधे पे रख के ले जाने की कोशिश करी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुरेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूँगा, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, फिर आऊँगा वापस तो मैं करूँगा। मैं जान रहा हूँ कि कंटिन्यूटी टूटने से दिक्कत होती है, लेकिन अपनी बाध्यता है ब्रेक लेने की। ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता है तो सुरेंद्र स्वामी जी जो कह रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी का मुसलमान देश के मुसलमानों को पसंद क्यों नहीं है। सुरेंद्र स्वामी जी अपनी बात रख रहे थे। स्वामी जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 1950 से लेके और 2013 तक क्या हुआ देश में। आपके लिए मैरिज एक्ट बना, आपके लिए सिविल कोड बने, इनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बना। आप संविधान से चलेंगे, ये शरीयत से चलेंगे। राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर दिया, आपको ध्यान होगा शाहबानो, इतना बहुत फेमस वो केस है। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, 1995 में पूरा बदल दिया, पुराना बनाया। 2013 में उसमें ऐसे संशोधन कर दिए कि अगर वो आपके चैनल पे भी आके आपका जो जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ उंगली रख दें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप भागे घूमिए। फिर इन्होंने 1991 में आपको मालूम है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। फिर इन्होंने हिंदू एंडाउमेंट एक्ट बनाया। उस एक्ट में सारे हमारे जितने मंदिर हैं उनका अधिग्रहण कर लिया, उनकी सारी जमा पूंजी पे सरकारों ने अपना कब्जा कर लिया। तो एक के बाद एक ये इस तरह से चलता रहा कि कभी भी हिंदू को इन्होंने सर उठाने नहीं दिया। अब जब 2014 में रिजीम चेंज हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे कोशिश की कि भाई सबको साथ लेके चलें। साथ लेके चलने का मतलब है भाई हिंदुओं के कंधे से उतारो और बगल में हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करो। तो बीच बीच में मुश्किल होती रही, बीच में फिर कंधे पे बिठाते रहे। जो एक तरफ आप कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उस संख्या भारी, उस आबादी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन आपने 14% मुस्लिम आबादी को 35 से 36 37% तक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें हिस्सेदारी दी। क्यों दी? क्योंकि आप ये कोशिश करते रहे, वही तुष्टीकरण की कोशिश करते रहे, पसमानदा मुसलमानों की कोशिश करते रहे, पर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान था उसका दिल रोहिंग्या के लिए पसीजता है, फिलिस्तीन के लिए पसीजता है, हिजबुल्लाह के लिए हर घर से हिजबुल्लाह निकलने को तैयार है, नसरुल्लाह निकलने को तैयार है। बांग्लादेश में आपके मंदिर जलेंगे, आपके लोगों का अत्याचार होगा, ये कभी जुलूस नहीं निकालेंगे। पाकिस्तान में 21-22% आबादी घट के 1% रह गई, ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे। आप कहोगे तो कहेंगे हमें पाकिस्तान से क्या लेना, हमने तो हिंदुस्तान को अपना देश चुना है। लेकिन अगर वही बात फिलिस्तीन में होगी तब ये नहीं कहेंगे कि हमें फिलिस्तीन के मुसलमानों से क्या लेना देना, हमें हिजबुल्लाह के लिबनान के लोग मुसलमानों से क्या लेना देना। तो इस बात को मुझे खुशी है, कम से कम, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अब भाजपा की लीडरशिप को ये बात समझ में आ गई है। और अब चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोहन भागवत हों, चाहे मोदी जी हों, अब उन्होंने कांग्रेस को, मुसलमानों को अभी भी नहीं, वो और मुसलमानों को कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जहां से गाइड होंगे उन्हीं को कहना है, कि उन्होंने कहना शुरू किया है कि अब आप एक हो जाइए, अपनी सुरक्षा के लिए एक हो जाइए, आप बटेंगे तो कटेंगे, महफिल सजाई जाएगी। तो वो सब बातें अब वो खुल करके कहने लग गए हैं। और जो ये परिणाम देखिए, हम लोग इसको इस ढंग से लेते थे कि मुस्लिम्स में 4 तरह के लोग होते हैं। बुरा मत मानिएगा रमजान चौधरी जी, मतलब ये हम लोगों का व्यू है एनालिस्ट का। एक वो होते हैं जो आतंक करते हैं, जो सड़क पे लड़ते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो उनको रिसोर्सेज मुहैया कराते हैं, वो बैकग्राउंड में रहते हैं। तीसरे वो स्कॉलर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और चौथे वो जिनको हम कहा जाता है एलीट क्लास होती है, या पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो होते हैं जो उसको बैलेंस आउट करना शुरू कर देते हैं कि अरे भाई वहां भी तो हो रहा है, यहाँ भी तो हो रहा है, वहां हो रहा है, इसलिए यहाँ हो रहा है। देश की आजादी से पहले जो मुसलमान भारत माता की जय बोलता था आगे बढ़ के, देश की आजादी से पहले जो मुसलमान वंदे मातरम गाता था, वो मुसलमान पाकिस्तान बनने के बाद, बांग्लादेश तो उसी का हिस्सा, बांग्लादेश पाकिस्तान 2 बार बोलना पड़ेगा, वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, वो कहेगा मैं किसी को सजदा नहीं करूंगा, वो भले ही दूसरी जगह जाके सजदा करा है पॉलिटिक्स में जाके। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत क्लियर हो चुका है,
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब तक पाकिस्तान की तरफ देखेगा तब और तक ये जब समस्या तक वो अपने खुद भारत की तरफ देखकर भारत की तरह नहीं सोचेगा, तब तक यही रिजल्ट आपको रहेंगे। अब आप आ जाइए कश्मीर पे। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में यही हुआ कि जो इनका मुसलमानों का, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो मेवात में, आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुसलमान फोकस मेवात में है, हाँ चाहे वो आप हैदराबाद में देख लीजिए, चाहे आप बंगाल में देख लीजिए, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, मुसलमान का एक ही काम है, हिंदू पार्टी, जिसको वो हिंदू पार्टी समझते हैं, उस हिंदूवादी पार्टी को नहीं जिताना है, उसके कैंडिडेट को, चाहे उनका कैंडिडेट मुसलमान ही क्यों नहीं हो। और मजेदारी यह है कि अब की बार हरियाणा में जाटों ने भी मुसलमानों की तरह वोटिंग करी कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अगर जाट भी है तो उसको हराना है, भाजपा को हाँ, नहीं बिल्कुल, जिताना ये है, बिल्कुल। चाहे नॉन जाट को। तो ये सोच है। अब इस सोच से आप लड़ नहीं सकते, इस सोच का कोई आपके पास इलाज नहीं है। इस सोच का इलाज एक ही है कि आपको फ्रंट टू फ्रंट, मतलब जिसको कहते हैं ना फेस टू फेस, आपको इनको डील करना पड़ेगा, इनको चेहरे पे कहना पड़ेगा कि अब ये लुका छुपी का खेल नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हो, बोलो क्या करना है। अदरवाइज जो अभी तक ये था, ये वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण। अरे तुष्टीकरण क्या होता है, आप साफ कहिए। अखिलेश यादव ने यूपी में कहा अगर सारे मुसलमान एक हो जाए मैं भाजपा को हरा दूंगा। उन्होंने ओवैसी जो मुसलमानों का लीडर है, उसने जो मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए उनको हरा दिया। बिल्कुल, यूपी में मुसलमानों ने ओवैसी जैसे मुसलमान लीडर के मुस्लिम कैंडिडेट को हरा दिया, क्योंकि उनको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देखना है, उनको ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है, और उस पार्टी को हराना है जो पार्टी हमें वापस उनके कंधों पे बिठा के, बिल्कुल। आप तो इतनी स्पष्टता से, इतना साफ सुरेंद्र स्वामी जी आप बोल देते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, देखिए, नहीं, बिल्कुल हम लोगों सही को साथ रहना है। बिल्कुल। ये रमजान चौधरी जी भी यहाँ पे आज 30 करोड़ हैं, वो जनसंख्या की आबादी नहीं हो रही है। मेरा अपना मानना है 21-22% आज की डेट में मुस्लिम है भारत में ऑफिशियली, अनऑफिशियली की मैं नहीं कह रहा हूँ। इनको हमको रहना है, इनको हम बाहर नहीं भेज सकते, ये हमें बाहर नहीं भेज सकते। तो अगर हम फेस टू फेस बैठ के बात नहीं करेंगे तो हम लुका छिपी में एक दूसरे को कहते रहेंगे, उससे कुछ पर्पस सर्व नहीं होगा ना। बिल्कुल, समस्या का समाधान अगर करना है तो आमने सामने बैठना पड़ेगा। रमजान चौधरी जी, आपने बहुत ही ध्यान से सुना सुरेंद्र स्वामी जी को, क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और स्वामी लिखते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा मैंने उसको बहुत गौर से सुना, लेकिन उनमें पूरी तरह सत्यता नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे मेवात का मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है, और आपने पिछले बार 2 टिकट दिए हैं। 2 टिकट देने का मतलब ये है कि एक 5,000 से हारा है और एक शायद 30,000 प्लस से हारा था। और उसके हारने की भी वजह ये है, मैं समझता हूं जहां तक, नहीं, देखिए, बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट हार गया ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अब दंगा का आरोपी इतने बड़े मार्जिन से जीत गया, ये मैटर है। आपने जो कसौटी, आपने नायक बनाने की जो कसौटी समाज ने तय की है, वो कसौटी पे सवाल है। बाकी सुरेंद्र स्वामी ने अलग आयाम को बताया। जी मुकेश जी, मैंने सबसे पहले उसके बयान का खंडन किया, लिखित में किया, ऑन एयर आप जैसे चैनल पर किया। मैं इस तरह के बयानों को कतई समर्थन नहीं करता, और मेवात की जनता भी समर्थन नहीं करती। और आज अगर मेवात में सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। ऐसा नहीं है कि हम कोई मुंह पे कहना नहीं जानते, हम भी मुंह पे कहना जानते हैं, लेकिन जो स्वामी जी ने जो बातें रखी हैं वो पूर्णतया सत्य नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, और पाकिस्तान की तरफ देखना, हम तो उसको गैर मजहबी होने के बराबर मानते हैं कि जो आदमी अपने देश का नहीं हो सकता वो दूसरे देश का क्या कर सकता है। वो तो गद्दारी है एक किस्म से। तो ऐसा नहीं है कि जो स्वामी जी कह रहे हैं वो सत्यता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सामाजिक तौर पर हमारे तरफ लोग सोचते हैं, मुसलमान सोचते हैं जज्बात में, इसी तरह से हिंदू समाज में भी लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, और लोग उनका भी स्वागत करते हैं, चाहे ब्रजभूषण जैसा आदमी हो,
चाहे और दूसरे नेता हों, उनको भी इसी तरह से जयंत सिन्हा को जिस तरह से फूलमाला उन्होंने पहनाई और वो फिर हीरो बनकर उभरे, या जो दूसरे गलत कामों को करने के बाद जैसे जिनका स्वागत होता है या जो जेल से छूट कर आते हैं उनको मिठाइयां बांटकर खिलाई जाती हैं गलत कामों के लिए, आपके ये अफजाल दोनों अंसारी तरफ का क्या है, है। और मुख्तार हमारा अंसारी का देश, क्या था? हमारा देश, मैंने आपकी बात को स्वामी जी बहुत अच्छे से सुना, प्लीज नहीं मुझे भी नहीं, मौका आप दे जो दो। है चलो मैं फैक्चुअली सही बताइए ना, आप वही कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं आप। मुख्तार चौथे अंसारी- कैटेगरी, मैं चौथा बैलेंसिंग कैटेगरी नहीं, आप सुन तो ले पूरी बात, मैंने आपकी बात को अच्छा एक रोका रमजान जी नहीं, बीच टोका में एक नहीं। बात, मुकेश जी सिर्फ एक बात, आप रमजान जी एक जो बात बता आरोप इस दीजिए, तरह से पूरे समाज हरियाणा को में कटहरे गो में हत्या खड़ा पर कर रहे हैं कानून है, स्वामी जी, 10 साल की जो सजा का कटहरे में आप प्रावधान खड़ा है। कर रहे हैं वो क्यों ये गलत बात है। रेजोल्यूशन हम पास वो नहीं हैं करता जो कि हमको बाबर के हत्या नहीं खिलाफ करें? लड़े हैं, हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करके इस देश को बचाया है। पर 12-12 नहीं, हजार वो तो लोग आप एक ले दिन में गए शहादत देखिए, पाई है देखिए, बाबर से लड़कर। आपने 47 से पहले की बात मत आपकी कीजिए, शहादत आप बता दीजिए 47 इस से मुल्क बाद के की लिए, बात कीजिए। इस मुल्क के लिए कोई एक शहादत बता दीजिए कि आपने, मेरे पुरखे 12,000 एक दिन में शहीद हुए हैं। रमजान जी कह रहे हैं आजादी की पहले की बात नहीं हो रही, आजादी की पहले की बात तो हम आजादी से स्वीकारते पहले हैं। हम खुद आजादी कह के रहे सुरेंद्र हैं स्वामी कि जी ने भी आप स्वीकारा है इस बात मुल्क को। को बचाने के लिए, वंदे इस मातरम गीत मुल्क को गाते थे, हम बचाने तो के खुद कह लिए, रहे हैं। इसके भाईचारे को बचाने के लिए मैं आज भी उस तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूं। स्वामी जी आप आइए ना रास्ते में, इस नफरत को खत्म करने के लिए, इस बंटवारे को, सामाजिक बंटवारे को खत्म करने के लिए, इस मुल्क से सुरेंद्र स्वामी जी ने तो 4 कैटेगरी बताई थी, 4 जो कैटेगरी आप बताई थी, मुझे लगता है रमजान चौधरी को किस कैटेगरी में रखेंगे आप? इनको मैं इन्होंने कहा है आप आइए, मैं आता हूं इनके पास टीवी के माध्यम से कि क्या हरियाणा में गोहत्या पर कानून है वध के खिलाफ? आप बताइए हाँ या ना। बताइए रमजान जी। नहीं, कानून है बिल्कुल। अच्छा, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है? बिल्कुल है। आप अपने मेवात में अपने मुस्लिम भाइयों से मेरी तरफ से ये प्रपोजल ले जाइए कि भाई जब हिंदुओं की ये भावना है और उन्होंने ये कानून भी सरकार ने बनाया है तो आज से मेवात में गोहत्या नहीं होगी। मैं चलूंगा फिर आपके साथ, मैं तैयार मैं चलूंगा आपके साथ, मैं पंचायत करूंगा अपने समाज की, जैसे पहले की है मेवात विकास सभा ने। लेकिन मैं आपको इसका भी एक दर्द बता देता हूं। आपकी सरकार है, पुलिस है, आपका समाज है। वो सरकार आपका क्यों नहीं है, वो पुलिस 20-25% आपकी क्यों नहीं है? अलग अलग आपका और हमारा क्या होता है? मैं इसलिए कहता हूं आपका कि क्या? सत्ता अरे यही तो बीजेपी पे आरोप है कि वो सब चीज मेरी आपका भी है। लेकिन चौहान साहब हमारे साथ बैठे, वीरेंद्र चौहान जी ये कह रहे हैं। मुकेश जी मेरी एक बात सुनिएगा। हाँ, हाँ। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि ये गोकट्टे हैं, इनको पकड़िएगा। ये गो का ठीक है, एक रमजान चौधरी ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ, आप एक रमजान चौधरी हो सकते हैं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मैंने पकड़ के दिया है उन लोगों को जो गो तस्करी करते हैं। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी बहुत ध्यान से आप दोनों को सुन रहे हैं, एक बार उनका भी लीजिए। आप दोनों आदमी उन्हीं को लेकर के बोल रहे हैं। चौहान जी देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुष्टीकरण अगर कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा था और एक्सट्रीम तुष्टीकरण हो रहा था तो भी गलत था, और जाने अनजाने में कहीं हमसे हो गया तुष्टीकरण या तुष्टीकरण जैसा कुछ, तो मुकेश जी उसकी कोई डिफेंस नहीं है। गलत गलत है, गलत मुझसे हो जाए या कांग्रेस से हो जाए। मेरा ये कहना है, मेरा मानना ये है कि हमने अगर सबको एक निगाह से देखने का निर्णय किया तो ये तुष्टीकरण का मार्ग नहीं है, ये भारत का मार्ग है। अब भारत के मार्ग को, सर्वे भवन्तु सुखिनः के मार्ग को भारत के मेवाती मुसलमान स्वीकार करें, अंगीकार करें। हमको इस बात का इंतजार है। रमजान साहब कह रहे हैं कि इनके बुजुर्गों ने, कई हजार बुजुर्गों ने एक साथ कुर्बानी दी। शायद हसन खां मेवाती थे, राष्ट्रवादी ताकतों के साथ लड़े, वो हमलावरों के मुख्यमंत्री ने उसको इस बात के लिए तस्दीक किया और ठीक है, जो सर समय की कमी है रमजान जी, प्लीज मुझे भी कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत को अपनी मिट्टी मानता है, भारत को मातृभूमि मानता है, वो मेवात का मुसलमान हो या केरल का मुसलमान हो, वो कभी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के विरोध में नहीं हो सकता, उसको होना नहीं चाहिए।
और जिसको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के विरोध में होना था या जो है, उसको चले जाना चाहिए था 47 में। अब जो लोग मेवात में रह रहे हैं या देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमान रह रहे हैं, उनको भारत में भारतीय होकर रहना चाहिए कि नहीं? रमजान साहब, बड़ी संख्या में या बहुसंख्या में अधिसंख्यक मुसलमान मेवात का अगर इस मुख्यधारा से आज भी बाहर है, तो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास आपके समाज के भीतर से ही होगा। वो नहीं हो रहा तो परेशानी है। स्वामी जी ने जो कहा, देश का, प्रदेश का कानून है, हरियाणा में गौ हत्या पर पाबंदी है, हिंदुओं की भावनाओं के सवाल को भी आप भूल जाइए, कानून है साहब, 10 साल की सजा भी है उसमें। उसके बावजूद अगर वहां हो रहा है तो मेरे लिए और स्वामी जी के लिए पीड़ा की बात यह है कि मुस्लिम समाज के प्रभावी लोग, असरदार लोग, उलेमा लोग, वो आकर के उसके विरुद्ध खड़े नहीं हो रहे। एक रमजान चौधरी साहब के खड़े हो जाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो देश की मुख्य धारा है उसमें शुमार हो जाइए। आपके पुरखों ने यहां रहना चुना, भारत के संविधान को मानना चुना, भारतीय खुद को कहलाना चुना, तो भारतीय होइए साहब। बिल्कुल भारतीय हैं। रमजान चौधरी जैसे मुसलमान की जरूरत है। बिल्कुल, तो पीड़ा होगी साहब। बिल्कुल, थैंक यू सर। हमारे साथ समय की कमी है, बार बार इशारा किया जा रहा है वाइंड अप करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र चौहान जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, रमजान चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। लेकिन जिस तरीके से मुसलमान जो हरियाणा के हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सारे रिजेक्ट किए गए, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये जो मुसलमान वोटर्स हैं वो कभी भी बीजेपी को अपना साथ नहीं देंगे और उनके सारे प्रयास जो है सिफर ही साबित होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।